गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पाठ 17 जीवन दीप। आइए सीखें। इसमें हम क्या सीखेंगे? नैतिक गुणों से परिचित होकर दैनिक जीवन में उनका अनुसरण करने की प्रेरणा, लघु कथाओं का परिचय एवं भाव ग्रहण, लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग की समझ। यहाँ पर कुछ कहानियाँ दे रखी है जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए और हमारे जीवन में कौन कौन से संस्कार होने चाहिए। पहली कहानी दे रखी है कुसंगति का फल। जब अच्छी संगति नहीं होती है तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हम भी बुरे हो जाते हैं। अगर हमारी संगति अच्छी रहती है तो हमारे अंदर भी अच्छे गुण आते हैं और बुरी संगति होती है तो हमारे अंदर बुरे गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक चित्रकार ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से भोलेपन, सरलता और दीनता के भाव स्पष्ट प्रकट होते हो। तो एक चित्रकार ऐसा चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख पर क्या हो? भोलापन, सरलता और दीनता के भाव उसके चेहरे पर दिखते हो। वर्षों के परिश्रम के पश्चात उसे एक ऐसा बालक मिला। उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत लोगों को ढूंढा, पर ऐसा लोग कोई नहीं मिल रहा था। पर एक बालक उसको ऐसा मिल गया था जिसके चेहरे पर ये सारे भाव प्रकट हो रहे थे। चित्रकार ने उस बच्चे को बिठाकर उसका चित्र बनाया। उस चित्र की इतनी प्रतियां बिकी कि चित्रकार मालामाल हो गया। मतलब उसने उसका चित्र बनाया और उनकी प्रतियां बनाकर मार्केट में बेची तो वो बहुत बिकी, जिससे वो चित्रकार क्या हो गया? मालामाल हो गया। मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। 10-15 वर्ष के पश्चात चित्रकार के मन में दुष्टता के भाव प्रकट करने वाले चित्र बनाने की इच्छा हुई। अब बहुत 10-15 साल बीत गए। वापस चित्रकार के मन में एक भाव फिर उठा कि वो ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाए जो दुष्ट हो। वह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से धूर्तता, क्रूरता और स्वार्थ लिप्सा फूट पड़ती हो। ऐसे व्यक्ति की तलाश में वह एक कारागार में पहुंचा। तो ऐसे व्यक्ति तो कहाँ मिल सकते? कारागार में। जो अपराध करते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो वो कारागार चला गया। कारागार यानी जेल। उसे एक ऐसा कैदी मिल गया जिसके चेहरे पर क्रूरता झलकती थी। चित्रकार ने उस कैदी से कहा, मैं तुम्हारा एक चित्र बनाना चाहता हूँ। कैदी कुछ डर गया। वो डर गया कि आखिर क्या बात है कि ये मेरा चित्र क्यों बनाना चाहता है। उसने पूछा, मेरा चित्र क्यों बनाना है? तब चित्रकार ने उसे अपना पहला चित्र दिखलाया और उसे अपना अभिप्राय समझाया। मतलब उसका क्या अभिप्राय उसको ये समझाया। चित्रकार के पहले चित्र को देखकर कैदी फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, यह चित्र मेरा ही है। वो जो चित्र किसका था? उस कैदी का ही था। जब वो छोटा था, अच्छा था, तब का चित्र था। पर अब उसकी क्या संगति बुरी हो गई जिसके कारण वो क्रूर और दुष्ट हो गया। तो उस चित्र को वो देख देख कर रोने लगा कि मैं पहले कितना अच्छा इंसान था। चित्रकार को उस कैदी की ऐसी दशा देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। अब चित्रकार को ये आश्चर्य हुआ कि आखिर ये फोटो को देखकर क्यों रो रहा है, इसको क्यों दुख हो रहा है। उसने पूछा, तुम इस दशा में कैसे पहुँच गए? तो चित्रकार ने उस कैदी से पूछा, आखिर क्या बात है, किसके कारण तुम इस दशा तक पहुंच गए हो? मतलब तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। कैदी ने पुनः रोते हुए उत्तर दिया, मेरी ये दशा मेरी कुसंगति के कारण ही हुई है। मतलब उसकी दशा ऐसी कैसे हो गई थी? कुसंगति कारण। मतलब उसके जो दोस्त थे वो अच्छी संगति के नहीं थे। मतलब उनकी आदतें अच्छी नहीं थी। अब वो उन लोगों के साथ रहने लग गया था तो वो भी वैसा ही हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारी संगति जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए और जो बुरे होते हैं उनको भी समझाना चाहिए कि आप ऐसे काम मत करो, है ना। जिससे क्या होगा? उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगली कहानी है वाणी से आदमी की पहचान। मतलब वाणी से आदमी की पहचान की जा सकती है कि यह आदमी किस पद पर है, ऊंचे पद पर है, नीचे पद पे है, अच्छा है या बुरा है। एक बार राजा शिकार पर निकले। साथ में मंत्री, हवलदार और सिपाही थे। एक बार जो था राजा शिकार के लिए जा रहा था और शिकार के लिए जाते हैं तो उनके साथ स्वाभाविक है कि मंत्री भी जाते हैं, हवलदार भी जाते हैं और सिपाही भी होते हैं, तभी वह शिकार पे जाते हैं। जानवर का पीछा करते करते वे एक रास्ते से गुजरे।
रास्ते के एक किनारे एक नेत्रहीन साधु बैठा था। नेत्रहीन यानी जिसको दिखाई नहीं देता हो। सिपाही आगे आगे था। उसने साधु से पूछा, अरे ओ साधु, किसी जानवर के भागने की आवाज़ तुमने सुनी? साधु ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं सुनी सिपाही जी। अब ये वो तो अंधा था, तो साधु जो थे वो अंधे थे, पर उन्होंने उनकी आवाज़ से उसको कैसे पहचान लिया? क्योंकि उनकी वाणी से वो उनको जान गए कि ये सिपाही है, जिसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं कि अरे ओ साधु। ठीक है। सिपाही आगे बढ़ गया। फिर हवलदार आया। उसने भी पूछा, क्यों साधु, तुमने किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी? साधु ने जवाब दिया, हवलदार जी, मैंने नहीं सुनी। हवलदार आगे बढ़ गया। उसके बाद राजा का मंत्री आया। उसने पूछा, सूरदास जी, तुमने किसी के भागने की आवाज़ सुनी? अब उसको सूरदास जी क्यों कहा? सूरदास जी जो थे वो भी अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, इसलिए उन्होंने उनको सूरदास जी कहा। साधु ने कहा, नहीं मंत्री जी, हमने नहीं सुना। अब वो भी उनको पहचान गया कि ये मंत्री ही है, इसकी भाषा भी अच्छी नहीं है। इसके बाद स्वयं राजा आए। पूछा, महाराज, आपने इधर से किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी? अभी सभ्य आवाज़ से बोले। तो साधु ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं राजा जी, मैंने नहीं सुनी। राजा जब आगे बढ़ गया तब एक आदमी जो कुछ दूर खड़ा ये सारा मांजरा देख रहा था, साधु के पास आया। पूछा, साधु जी, आप तो दृष्टिहीन हैं। वह आदमी जो है वो साधु से पूछने लग गया। उसके मन में जिज्ञासा होने लगी, आखिर ये जो साधु हैं, इनकी आंखें नहीं है, ये देख नहीं पाते, तो भी सारे व्यक्तियों को इन्होंने कैसे पहचान लिया? बिना देखे कैसे पहचान लिया कि कौन सिपाही है, कौन हवलदार है, कौन मंत्री है और कौन राजा है? साधु ने कहा, भाई, आदमी अपनी वाणी से खुद अपनी पहचान बता देता है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही नम्र और विनयी होता है और दूसरों का सम्मान करता है। क्या बोला साधु ने? कि जो जितना बड़े पद पर हो जाता है वो उतना ही नम्र हो जाता है, विनयी हो जाता है और दूसरों का सम्मान करता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारी वाणी इसको नम्र रखना चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे कुछ बोलता है तो हमें विनम्रता के साथ जवाब देना चाहिए। आप अगर कभी भी कौन सी सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो भी आपकी वाणी को विनम्र रखना चाहिए। अब आता है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। मतलब तीन यहाँ पर यात्री होते हैं, वो अपने झोले में अच्छाइयाँ भी भरते हैं और बुराइयाँ भी भरते हैं, है ना। तो हम इसको हमें कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा यात्री सबसे अच्छा था। एक चौराहे पर तीन यात्री मिले। तीनों के कंधे पर दो झोले आगे पीछे टंगे हुए थे। पहले यात्री ने अपने पीछे के झोले में कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाई भर रखी थी। उसने क्या कर रखा था? पीछे के झोले में उपकारी और अपने संबंधी जो रहते हैं उन मित्रों की भलाई उसने उसमें भर रखी थी। सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारी बुराइयां भर रखी थी और सामने जो उसका झोला था उसमें उसने सब लोगों की क्या कर रखी थी? बुराई भर रखी थी। पीछे के झोले पर उसकी नज़र नहीं जाती है। अब स्वाभाविक है, अगर आप लकड़ी के अंदर दो झोले लटकाते हैं, अपने कंधे पे रखते हैं, तो पहले वाले झोले पर आपकी नज़र जाएगी, पर पीछे वाले झोले पर नज़र नहीं जा रही थी। और दूसरे की बुराइयाँ उसके सामने थी और दूसरे की बुराइयाँ क्या थी? उसके सामने दिख रही थी। पीछे तो उसने उपकारी मनुष्यों की भलाइयाँ भर दी थी और आगे वाले झोले में क्या भर दिया था? उसने बुराइयाँ भर दी थी, तो वो उसको दिखाई देती थी। अब वो सदा उन्हीं को देखता, वो मन ही मन कूटता रहता था। अब उसको बुराइयाँ दिखाई देती थी तो वो वैसा ही हो गया था, उनके मन ही मन वो क्या करता था? कूटता रहता था, मतलब छींचता रहता था। दूसरा आगे के झोले में, अब ये तो पहला यात्री हो गया, अब आता है दूसरा यात्री। दूसरा आगे के झोले में अपनी सारी अच्छाइयाँ लटकाए था। अब इसने क्या कर रखा था? आगे का जो झोला था उसमें सारी अच्छाइयाँ लटका ली थी, जिन्हें देख देख कर वो अपनी सराहना करता और खुश होता, और जिन्हें देख कर वो क्या करता था? अपनी सराहना करता था, मतलब तारीफ करता रहता था और खुश होता रहता था। पीछे के झोले में उसने अपनी बुराइयाँ लटका रखी थी और पीछे के झोले में उसने क्या कर रखा था? बुराइयाँ लटका रखी थी, जिसे वो नहीं देख पा रहा था, जिस पर उसकी कभी भी नज़र नहीं जाती थी। उन्हें दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था। वह क्या करता? उन्हें दूसरों को नहीं दिखाना चाहता था। पहले यात्री ने कहा, लेकिन अन्य लोग तो तुम्हारी उन बुराइयों को देखते ही हैं। अब वो उसको तो नहीं देख पा रहा था, पर पीछे के जो लोग रहते थे वो तो उन बुराइयों को देख पा रहे थे। तुम देखो या ना देखो। फिर तीसरे यात्री से उन दोनों ने पूछा,
तुम्हारे इन आगे पीछे के झोले में क्या भरा है। अब तीसरे यात्री के पास भी झोले थे जो आगे पीछे उसने लटका रखे थे। आगे का झोला तो काफ़ी भारी है और उसका आगे का झोला क्या था, भारी था, और पीछे का झोला हल्का था और उसमें नीचे एक छेद भी था। पीछे के झोला हल्का भी था, उसके पीछे नीचे उसने क्या कर रखा था, एक छेद कर रखा था। उसने जवाब दिया, आगे के झोले में मैंने दूसरे के गुण, उपकार और उनकी बहुत सारी भलाइयाँ भर रखी है। मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखता चलता हूँ। उन दोनों यात्रियों ने कहा, पराया धन किस काम का? इस भारी थैले को आप फेंकिए, इस बोझ को लेकर आप कैसे चलते हो? अब वो दोनों जो यात्री थे वो कह रहे थे कि ये तो पराया धन है, क्योंकि तुमने पराये लोगों की अच्छाइयाँ और गुण उपकार भर रखे हैं, ये किस काम के हैं? तो वो क्या बोलते हैं कि इस झोले को फेंक दो, इस बोझ को लेकर आप कैसे चलते हो? तीसरे यात्री ने कहा, मित्रों, ये व्यर्थ का भार नहीं है। अब वो तीसरा यात्री जो कह रहा था कि ये जो भार है ये बिना काम का नहीं है, ये मेरे काम का है, मेरे जीवन नौका की पतवार है और मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ये भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़िया के लिए पंख हैं, मतलब चिड़िया के पंख जो होते हैं वो हल्के होते हैं, उसी की तरह ये भार मेरे लिए बहुत हल्के हैं। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, मन प्रसन्न बना रहता है और इस पीछे वाले झोले में दूसरों की जो बुराइयां मुझे मिलती हैं मैं उन्हें डालता रहता हूँ। अब वो पीछे वाले झोले में क्या डालता था, दूसरों की बुराइयों को डालता रहता था। उसमें नीचे मैंने बड़ा छेद बना रखा, उसमें झोले में क्या कर रखा था, छेद भी बना रखा था, जिससे वे बुराइयाँ गिरती जाती थी, जिससे क्या होता था, उसकी सारी जो दूसरों की बुराइयाँ थी वो गिरती जाती थी और उन्हें भूल जाता हूँ और उन बुराइयों को वो भूल भी जाता था। इस तरह दूसरे को उपकार और उनकी अच्छाइयाँ ही मेरे सामने रहती है और मेरा जीवन उत्साह से भर जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप दूसरों की अच्छाइयाँ, गुण और उपकार को देखोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे, मतलब आपके अंदर भी वैसे ही गुण का निर्माण होगा कि आप सोचेंगे कि ये दूसरे लोग कितने अच्छे हैं, गुणी हैं, उपकारी हैं, तो मैं भी ऐसा ही काम करूँ। मतलब आप जैसा देखोगे वैसा करोगे, अच्छा देखोगे तो अच्छा करोगे। स्टूडेंट, अभी जो हमने कहानियाँ पढ़ी ये इसकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, गलतियाँ नहीं लिखना है, साफ अक्षरों में लिखना है। पाठ 17, जीवन दीप। प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क, सही जोड़ी बनाइए। ये जो जोड़ी है ये सही बना रखी है, आपको ऐसे ही लिखना है। चित्र, चित्रकार, कैदी, कारागार, जीवन नौका, पतवार, क्रूरता, कुसंगति, विनयी यानी राजा। प्रश्न क्रमांक ख, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं, इसमें से हमें एक शब्द चुनकर फिलअप में भरना है। पहला, चित्र को देखकर कैदी रोने लगा। फूट फूट कर या डर डर कर, क्या आएगा यहाँ पर, फूट फूट कर। अगला आता है, यात्रियों ने कहा किस काम का, लूट का माल या पराया धन, क्या आएगा यहाँ पर, पराया धन। थर्ड वाला, रास्ते के एक किनारे पर एक बैठा था, क्या बैठा था, साधु बैठा था या भिखारी बैठा था, क्या आएगा यहाँ पर, साधु। आदमी अपनी फिलप से खुद अपनी पहचान बता देती है, क्या आएगा यहाँ पर, वाणी या शक्ल, क्या आएगा, वाणी। अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 का क, चित्रकार का कौन सा चित्र सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। उत्तर, जिस चित्र में बालक के मुख से भोलेपन, सरलता और दीनता के भाव उजागर हो रहे थे वह चित्र सबसे अधिक पसंद किया गया था। प्रश्न क्रमांक ख, चित्रकार किस तलाश में कारागार गया था। उत्तर, चित्रकार ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से ध्रुवता, क्रूरता और स्वार्थ लिप्सा फूट पड़ती है। प्रश्न क्रमांक ख, पहले यात्री ने अपने दोनों झोलों में क्या भर रखा था। उत्तर, पहले यात्री के आगे के झोले में बुराइयां तथा पीछे के झोले में अच्छाइयाँ थी। प्रश्न क्रमांक घ, महाराज
आपने इधर से किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी। यह विनम्र वाणी किस व्यक्ति की थी? उत्तर, यह विनम्र वाणी राजा की थी। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, चित्रकार किस प्रकार का चित्र बनाना चाहता था? उत्तर, चित्रकार ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से धूर्तता, क्रूरता और स्वार्थ लिप्सा फूट पड़ती हो। प्रश्न क्रमांक ख, अपना पहला चित्र देखकर कैदी क्यों रोने लगा? उत्तर, अपना पहला चित्र देखकर कैदी इसलिए रोने लगा कि पहले वह कितना भोला था और अब यह दशा उसकी कुसंगति के कारण ही हुई है। वह खुद अपनी दशा पर तरस खा रहा था। प्रश्न क्रमांक ग, तीसरे यात्री ने झोलों में रखी सामग्री के बारे में क्या स्पष्टीकरण दिया? उत्तर, तीसरे यात्री ने कहा कि पीछे वाले झोले में दूसरों की जो बुराइयां मुझे मिलती हैं उन्हें डाल देता हूँ। उसमें नीचे मैंने बड़ा छेद बना दिया है जिसमें से वे बुराइयां गिरती जाती हैं और उन्हें भूल जाता हूँ। इस तरह दूसरों के उपकार और उनकी अच्छाइयाँ ही मेरे सामने रहती है और मेरा जीवन उत्साह से भरा रहता है। प्रश्न क्रमांक घ, वाणी से आदमी की पहचान किस प्रकार होती है? पाठ के आधार पर इसका उत्तर दीजिए। अब पाठ के आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। उत्तर, साधु ने कहा, साधु ने जब पूछा था तभी पता चलेगा इस पाठ के आधार पर कि कौन विनम्र है। विनम्र बोलता है। साधु ने कहा, भाई, आदमी अपनी वाणी से खुद अपनी पहचान बता देता है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही नम्र और विनयी होता है और दूसरों का सम्मान करता है। प्रश्न क्रमांक 9, यह भार मेरे लिए वैसा ही है जैसे चिड़ियों के लिए पंख। इस कथन में कौन सा भाव झलकता है? उत्तर, तीसरा यात्री कहता है कि इस पीछे वाले झोले में दूसरों की जो बुराइयां मुझे मिलती हैं उन्हें डाल देता हूँ। उसमें नीचे मैंने बड़ा छेद बना दिया है जिसमें से वे बुराइयां गिरती जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि बुराइयों से दूर रहने से हम हल्के महसूस करते हैं। यह सबसे बड़ा बोझ है। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको आपको ऐसे का ऐसा बोलना है, शुद्ध उच्चारण करना है। उत्तर, विक्रय, क्रूरता, वाणी, चित्र और गुण। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, हमें वर्तनी शुद्ध कर लिखना है। प्रतिया, अब ये शुद्ध रूप ये नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? चंद्र बिंदु। प्रतिया आश्चर्य न होकर आश्चर्य होता, आधा स शक्कर का आएगा। कुटुंबियों, कुटुंबियों में ब की मात्रा जो रहेगी वो छोटी हो जाएगी। कुटुंबियों। अभिप्राय न हो के अभिप्राय होता है। कुसंगति, ग की मात्रा बड़ी ना होकर छोटी होती है, कुसंगति। अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ में ई बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, अच्छाइयाँ। प्रश्न क्रमांक 6, पाठ में आई लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए नए वाक्य बनाइए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ, अवसर चूकने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर आपको अवसर मिलता है उसका लाभ नहीं लेते, वो चूक जाता है, तो उसमें आपको पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। वाक्य, पूरे वर्ष तो परिश्रम नहीं किया, परीक्षा में फेल हो जाने पर अब क्यों रो रहे हो? अरे, सही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय निकल गया है। सेकंड, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ होता है कष्ट सहन करने वाले ही दूसरों के कष्टों का अनुभव कर सकता है। जिसने कष्ट सहन कर रखा है वो ही दूसरों के कष्टों को समझ सकता है। वाक्य, आलीशान बंगलों में रहने वाले धनाढ्य लोग गरीबों के दुखों को क्या समझे। किसी ने सही ही कहा है, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तीसरा,
तुम डाल डाल हम पात पात। इसका अर्थ होता है किसी की चाल का जवाब देना। मतलब जो कोई आपके सामने चाल चल रहा है, मतलब आपके साथ कोई दगा कर रहा हो या आपकी बुराई कर रहा है तो उसका जवाब देना। वाक्य, तुमने क्या सोचा था, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तुम डाल डाल हम पात पात। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में विशेषण के कौन कौन से प्रकार है लिखिए। अब विशेषण आप लोगों ने पढ़े थे। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसके प्रकार भी आप लोगों ने 4 पढ़े थे, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। पहला क, पहले यात्री ने अपने झोले में अच्छाइयाँ भर रखी थी। अब यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे संख्या बता रहे हैं, तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण। ख, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अब पानी जो रहता है वो लीटर में रहता है ना, 1 लीटर 2 लीटर पानी, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, परिणामवाचक विशेषण। तो इसका क्या होगा, परिणामवाचक विशेषण। ग, इस भारी थैले को अपने पास रखिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, संकेत कर रहे हैं, मतलब उसको बता रहे हैं कि इस भारी थैले को अपने पास रखिए। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अगला आता है, रास्ते के किनारे एक दुबला व्यक्ति बैठा था। अब यहाँ पे विशेषण क्या है, दुबला। तो अब ये कौन सा विशेषण होगा, ये उसका गुण है कि वह दुबला है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। धन्यवाद।